देखिए आज का टॉपिक जो है हमारा उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में सीख लिया था कि रिफ्रैक्शन क्या है, रेयर से डेंसर जाने पे क्या होगा। प्रिज्म का केस हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रिज्म में लाइट हमेशा क्या होती है, बेंड होती है। और ब्लॉक ऑफ क्या कहते हैं, ग्लास में क्या होता है, लाइट आपका क्या होता है, बेंड नहीं होता, उसमें क्या होता है, शिफ्ट होती है। शिफ्ट और बेंडिंग पढ़ा था। बेंडिंग मतलब क्या होता है, लाइट अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपना एंगल चेंज करेगा। लाइट कभी भी अपना एंगल चेंज करती है तो क्या हो जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। और लाइट का एंगल सेम होता है पैरेलली, अगर आगे पीछे हो जाती है उसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ लाइट। आज का टॉपिक क्या है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या रिफ्रैक्शन, जो हम लोग आज तक फिनोमेना जो आसपास देखते हैं उसका क्या हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ। देखिएगा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा कहा जाता है कभी भी आप रेयर से डेंसर की ओर देख रहे हो, बात सुनिए, आप रेयर से डेंसर की ओर कैसे देख सकते हैं, क्योंकि लाइट हमेशा क्या होता है आपका डेंसर से रेयर की ओर जा रहा होता है। तो कभी भी लाइट आपका डेंसर से अगर रेयर की ओर जा रहा हो, लाइट कभी भी आपका डेंसर से रेयर की ओर जा रहा हो तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो थोड़ा ऊपर की ओर दिखेगा। क्या दिखेगा, ऊपर की ओर। देखो इसको इस तरह समझेंगे हम लोग। देखिए एक कॉइन है, एक क्या लेते हैं, एक कॉइन है जो बॉटम ऑफ लेक पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ आपका, बॉटम ऑफ लेक पे रखा हुआ है। कौन, एक कॉइन रखा गया। ठीक है, अब देखिएगा इस कॉइन से दो रे निकालना है आपको। कितना रे निकालना है, दो रे निकालना है। एक नॉर्मली निकलेगा, एक कैसे निकलेगा आपका, नॉर्मली निकलेगा। बात सुन लीजिए, हम लोग कभी कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं जहाँ पे लाइट हमेशा कहाँ जाएगी, डेंसर से कहाँ जाएगी आपका रेयर। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी। मीडियम 1 क्या होगा आपका डेंसर, मीडियम 2 क्या होगा आपका रेयर। ठीक है, तो लाइट जैसे ही डेंसर से रेयर की ओर जाती है, मान लीजिए एक कॉइन ले लिया गया, तो कभी भी आपको ऑब्जेक्ट देखना हो तो वहाँ से आपको दो रे निकालना है। एक स्ट्रेट नॉर्मली निकालना है और एक क्या है आपको ऑफलाइन निकालना है, यानी तिरछी निकालनी है। तो मैं इस पॉइंट से क्या करता हूँ, इसका पॉइंट मान लेते, कॉइन का एक पॉइंट मान लेते ए। कॉइन का कौन सा पॉइंट मान लिया गया, ए। इस पॉइंट से कितना रे निकालेंगे, दो। एक होगा नॉर्मली निकल जाएगा, और हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉर्मल भी इसी पे है, इंसिडेंट रे भी यही है, रिफ्रैक्टेड रे भी यही है। तो इसमें लाइट डेविएट नहीं करता है, लाइट डेविएट नहीं करता है। और दूसरा रे मैंने कैसे निकालने के लिए कहा है आपको, तिरछा। कैसे निकालने के लिए कहा है, तो लाइट क्या हो रहा होगा, डेंसर से रेयर की ओर जा रहा होगा। इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो जिस पॉइंट पे मिल रहा है तो उस पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अगर ये मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता तो लाइट कैसे जाती, समझिएगा। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो लाइट कैसे जाती, इस डॉट पाथ को फॉलो कर लेता, हाँ या ना। लेकिन जैसे डेंसर से रेयर की ओर जा रही है तो लाइट नॉर्मल से किधर जाएगी, टुवर्ड या अवे। डेंसर से रेयर की ओर जा रही है तो टुवर्ड या अवे, अवे जाएगी। क्या होगी ये, लाइट अवे जाएगी। और यहाँ मैंने अपना चील वाला आँख लगा के रखा है, सही भाई। तो लाइट जैसे हमारे आँखों पे गिरेगी, इधर मान लेते हैं मेरा आँख, दोनों रे जनरल मिलना चाहिए। अब इतना बड़ा आँख कैसे बना ले, ये मेरा आँख है, तो इस पर लाइट जैसे गिरेगा तो हमारी आँख में क्या कहा गया है, जिधर लाइट आपके आँखों में टकराता है तो रे को उधर बैकवर्ड लेके चले जाओ। रे को क्या करो आप, बैकवर्ड लेके चले जाओ। तो लाइट जैसे हमारी आँखों में टकराएगी, हम लोग रे को क्या करेंगे, बैकवर्ड लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, तो देखिए किस पॉइंट पर टच कर रहा है ये, ध्यान दीजिए किस पॉइंट पर टच कर रहा है ये, बी पॉइंट पर टच कर रहा है। सपोज किस पॉइंट पर टच कर रहा है, बी पॉइंट पर टच कर रहा है। ये दोनों पॉइंट किस पॉइंट पे थे पहले, ए पॉइंट पे, ये दोनों रे। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट पे। यानी ये जो कॉइन का जो हिस्सा होगा, ये कॉइन आपको कहाँ नजर आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट रियलिटी में यहाँ पे है। ये क्या है आपका, रियलिटी में यहाँ पे है। ये क्या रियलिटी में है, ये अपीयर हो रहा है आपको। क्या हो रहा है आपका, अपीयरेंट है ये, नहीं मैं इमेज बनाने की बात नहीं कर रहा, बात सुनो। तो रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। अपीयर कहाँ हो रहा है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लेक मानता हूँ या कुछ भी मानता हूँ, स्विमिंग पूल मानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा रियल डेप्थ है, ये मेरा क्या हो गया, अपीयरेंट डेप्थ है। ऑब्जेक्ट उसी लाइन पे है, बेंड नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट उसी लाइन पे है, तो ये शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, शिफ्ट हो रहा है। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग। क्या कहा जाएगा, शिफ्टिंग कहा जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका रियल डेप्थ, ये क्या हो गया आपका अपीयरेंट डेप्थ। समझा पाए रियल डेप्थ क्या है, अपीयरेंट डेप्थ क्या है। अब देखिए यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है कि रियल डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा है, अपीयरेंट डेप्थ, स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं, APP, ठीक है, अपीयरेंट डेप्थ। कभी भी आप रियल डेप्थ से अपीयरेंट डेप्थ को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मिलेगी आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या होगा? एयर से मीडियम। कहाँ से कहाँ मिलेगा? एयर से मीडियम, यानी उल्टा। क्या मिलेगा आपको? उल्टा मिलेगा। इसका मतलब पता है ना, किस मीडियम से स्टार्ट हो रहा है, किस मीडियम में जा रहा है, ऐसा। ठीक है, समझा पाए? तो अब ये एयर से, क्योंकि मेरा आँख क्या हो रहा है, एयर से कहाँ देख रहा है? पानी के अंदर देख रहा है, इसलिए दिया एयर से। ये आपका फार्मूला होता है। ये क्या होता है आपका? हाँ, मीडियम। तो यहाँ पे जनरली हम लोग एयर को एयर कहा गया, यानी ये वाला एयर है आपका हम, और ये क्या हो गया आपका? मीडियम, यानी वाटर है। ये होता है फार्मूला, और आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली आ जाता है। और अच्छा, रिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? रिवर्सिबिलिटी में क्या पढ़ाया गया था, याद है? इधर देखिए, अगर ये AM है तो 1/, करेंगे तो क्या हो जाएगा? MA हो जाएगा। याद है? ये रिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला था, हाँ या ना? अच्छा, यहाँ से अगर मैं ये निकालता हूँ अपीयरेंट डेप्थ, क्या निकालता हूँ यहाँ से मैं? अगर इस फॉर्मूला से मैं अपीयरेंट डेप्थ निकालूंगा तो क्या होगा? अपीयरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या होगा? रियल डेप्थ बाई AM। लाइट कहाँ जा रहा होगा? A से लेके M तक। समझा पा रहे हैं, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट शिफ्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ है? शिफ्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ था, कहाँ नज़र आ रहा है? तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ होगा। रियल डेप्थ ये है, अपीयरेंट डेप्थ ये है, दोनों को माइनस करने के शिफ्टिंग आ जाएगी, हाँ या ना? अब देखो, अपीयरेंट डेप्थ के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, रियल डेप्थ। अपीयरेंट डेप्थ के जगह पे क्या लिखा जाएगा? रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ क्या हो जाएगा? A से M, दोनों से रियल डेप्थ क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A to M। ये क्या हो गया? शिफ्ट। ये एग्ज़ाम में पूछने वाला सवाल, यहाँ से सवाल बनते हैं। यहाँ से क्या होता है आपका? सवाल बनता है। समझा पाए, हाँ या ना? अच्छा देखिए, ठीक है। अब देखिए, सवाल आता है कि शिफ्टिंग किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? शिफ्टिंग किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो साफ साफ दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किस पे दिख रहा है? पहला किस पे डिपेंड करेगा? RI ऑफ द मीडियम, यानी एयर के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बात सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा शिफ्टिंग उतना ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा शिफ्टिंग उतना ज़्यादा होगा। और डिपेंड करता है थिकनेस पे। किस पे डिपेंड करता है? यानी डेप्थ। किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ। जितना ज़्यादा थिकनेस शिफ्टिंग भी उतना ज़्यादा, शिफ्टिंग भी उतना ज़्यादा। और किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। ठीक है, अगर वेवलेंथ बढ़ जाए, अगर वेवलेंथ बढ़ जाए शिफ्टिंग क्या हो जाएगी? कम जाएगी।
वेवलेंथ बढ़ जाए, शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, समझा पा रहे हैं यहाँ तक? देयरफॉर शिफ्टिंग इज मोर फॉर वायलेट एंड रेड के लिए क्या हो, कम। शिफ्टिंग किसका ज़्यादा होता है, वायलेट का शिफ्टिंग ज़्यादा होगा, रेड का शिफ्टिंग कम होगा। इसलिए जितना डेंजर का साइन है उनसे वेवलेंथ तो रेड का ज़्यादा होता है ना। किसका, वेवलेंथ तो रेड का ज़्यादा होता है, तो रेड का ज़्यादा तो शिफ्टिंग कम। इसीलिए आप देखते हो ना कि रेड कलर का यूज़ सिग्नल के यूज़ किया जाता है डेंजर के लिए, क्योंकि वो कोई भी मीडियम चेंज क्यों ना हो रहा हो उसमें शिफ्टिंग थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो आपको एक्यूरेट पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जैसे इसका शिफ्टिंग वायलेट का इतना दूर है तो रेड का क्या होगा, हल्का सा ऊंचा होगा, तो नियर अबाउट आपका सेम लोकेशन पर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसका एप्लीकेशन एक और बता देते हैं। ऐसा नहीं हो, ऐसे देखो इसको अगर समझोगे तो ऐसा नहीं होता कि आपका आंखों देखा हमेशा सही होगा, आंखों देखा भी क्या होता है, गलत होता है। जैसे कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन की छड़ी दे दी जाए, आपको एक पेंसिल दे दिया गया, ठीक है, मैं इधर मिटा रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ। अगर आपको एक छड़ी दे दी गई है या फिर एक पेंसिल दे दिया गया है, आपने उसे क्या किया, एक बीकर में डाला। किस में डाला है, बीकर में डाला है, एक छड़ी डाली है। ठीक है, ये छड़ी दे दी गई है, इस बीकर में पानी नहीं है। तो देखो आपको, या मान लो कि स्टील के कोई भी आप पेन वेन रख दो, ऐसा दिख रहा है आपका, स्ट्रेट है। जैसे ही आप इसे पानी यहाँ तक भरोगे ये ऐसा दिखेगा ही नहीं। आप क्या करो, इस इन पॉइंट से 2 लाइन निकालो। कितना रे निकालो, 2 रे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, इसको 2 रे निकालो, एक स्ट्रेट और एक क्या होगा, ऑफ लाइन। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रे जाना चाहिए था यहाँ से ना, जा पाएगा, अब इधर नॉर्मल, और चीते वाली आँख यहाँ पे आ जाएगी, बैकवर्ड लेके आएंगे। हाँ, ये कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। तो जो मीटिंग पॉइंट था वो क्या नीब के लिए था, इसका नीब मीट करके ऐसे आ जाएगा। और जैसे आपने पानी इसके अंदर भरा, संग संग आपको ये क्या होगा, टेढ़ा नज़र आएगा। तो आंखों देखा भी क्या सही होता है, नहीं, वो शिफ्टिंग का एग्जांपल है आपका। समझा पा रहे हैं? इसीलिए अगर पानी में कोई चीज़ है, आपको सही एग्जैक्ट देखना है कि कितना डेप्थ है, तो आपको नॉर्मली देखना होगा। आप अगर तिरछा होकर देखते हैं तो चीज़ें कैसे दिखती है, थोड़ी ऊंची दिखाई देती है। ठीक है, ऊंची दिखाई देती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे मान लो मछली यहाँ पे है, आप देखोगे तो मछली कहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पे। और आपने मान लो कि आपके पास कुछ है फेंक के मारने वाला मछली के ऊपर, तो फेंक के मारता आपको तो मछली यहाँ पे दिख रही है, आपने फेंक के कहाँ मारा है, यहाँ पे। क्या मछली को लगेगा, मछली कहाँ है, यहाँ। समझे आप? ये तब होगा जब मछली को निकाल के बाहर बकेट में रखो, बिना कोई मीडियम का, तो मारो। तो जहाँ दिख रहा है और खिला रहे थे, अच्छा, नोट कर लीजिए। देखिए, अब 2 कॉन्सेप्ट समझना है। क्रिटिकल एंगल, क्या समझना है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात सुनो, हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन है, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्या है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिटिकल एंगल। ये सवाल एग्जाम में आता है। देखिए सपोज, देखिए इसके लिए पहला कंडीशन ये होगा, लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर। लाइट कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर। ठीक है, तो देखो पहला, देखो मैं कुछ केस बना रहा हूँ। मैंने कुछ केसेस बनाए हैं। पहला केस में लाइट एक सर्टेन एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो ये मेरा इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया मेरा नॉर्मल, और मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। अगर ये मीडियम चेंज नहीं हो रहा, ये हो गया आपका डेंसर, ये क्या हो गया आपका रेयर, सबके लिए सेम है। ये अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता तो रे कैसे जा रही होती, ऐसे जाती।
लेकिन लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, इसलिए लाइट क्या होगा, अवे द नॉर्मल। तो लाइट क्या होगा, थोड़ा बेंड हो गया। लाइट क्या हो गया, ये मेरा इंसिडेंट एंगल, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ। अब मैं क्या करता हूँ, ये इंसिडेंट एंगल पे इतना बेंड हुआ ना, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इंसिडेंट एंगल थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, मैं इंसिडेंट एंगल क्या करूँ, थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे था ना, मैंने क्या किया, थोड़ा एंगल क्या किया, देख पा रहे हैं आप, एंगल बढ़ा, पहले से देख के बता सकते हैं आप क्या, एंगल आई मैंने क्या किया, पहले से बढ़ा लिया। तो रे को कैसे जाना चाहिए था, रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन रे ऐसे जा पाएगा, अवे द नॉर्मल ना, बेंड। देखो पहले भी बेंड हुआ था ना, अब इस तरह से बेंड हुआ कि ये दोनों सरफेस के बीच से जा रहा है, ये रेयर और ये डेंसर, रेयर और डेंसर के जो लाइन सरफेस को डिवाइड कर रही है उससे जा रहा है। समझा पा रहे हैं? अगर आपने इंसिडेंट एंगल दिया और वो रिफ्रैक्ट हुआ, नॉर्मल अवे द नॉर्मल हुआ, और इतना अवे हो गया कि क्या हुआ, दोनों मीडियम से सरफेस से जा रही है, ये इंसिडेंट एंगल, ये क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन कहते हैं ना सर, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को यहाँ पर भी शांति नहीं, आप नहीं मानते वो अलग बात है, मैं मानता हूँ खुद को। इधर देखो तो क्या होगा, मैंने इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दिया, शांति बोल के तो कुछ रहा नहीं, थोड़ा और बढ़ा दिए, तो ये एंगल आई और ये रे क्या होगा, ये क्या होगा, बात सुनो, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, ये एंगल आई, देखो पहले से भी एंगल बढ़ा दिया गया। अब बात सुनो, अब इस रे को कैसे जाना चाहिए था, मुझे पता है इससे कम, बात सुनो इधर, इससे कम में क्या था, सरफेस पे जा रहा था, और इधर इंसिडेंट एंगल किया था, और बेंड होगा, और बेंड होगा तो क्या होगा, वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, वापस उसी मीडियम में चला आएगा। अब ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा, व्हेन लाइट कम फ्रॉम अ पॉइंट और सोर्स ऑफ अ मीडियम आफ्टर द स्ट्राइक द सरफेस इज वेंट टू द सेम मीडियम अगेन, उसी मीडियम में चल जाती है, तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखो, ये रिफ्रैक्शन है, मीडियम चेंज, ये रिफ्रैक्शन है, मीडियम चेंज, ये देखो सेम मीडियम पे आ गया, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया। इस फिनोमेना को कहा गया टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, क्या कहलाया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सवाल यहाँ पे क्या आता है, सुनिएगा, कहेंगे सर इसका कोई नाम नहीं है। देखो जिस वैल्यू के, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल बनता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिटिकल एंगल। तब क्या है, जिस इंसिडेंट एंगल के लिए आपका रिफ्रैक्शन, क्या बताइए, वो कोई बात नहीं, इतना सब कुछ पढ़ा लिखा होता है। इधर देखिएगा, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल एंगल। और इसको पता है प्यार से सुंदर तरीके से क्या लिखा जाता है, IC, क्या लिखा जाता है, IC, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल से जहां आपकी वैल्यू हो गई, तो लाइट दूसरा मीडियम में जाएगा ही नहीं। सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कभी भी आपका रे इंसिडेंट एंगल से थोड़ा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो वो क्या होगा, वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, और ये कहलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और याद रखिएगा, इट इज़ अ 100% रिफ्लेक्शन। आप जो मिरर में देखते हैं वो 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता। आपने लास्ट डे पढ़ा, कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा था, कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा था। 4% रिफ्लेक्शन था, 96% रिफ्रैक्शन था। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज 100% रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। अब कहा जाता है व्हाट आर द केसेस फॉर, व्हाट आर द कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला, रे ऑलवेज वेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जाना चाहिए आपका, ये हुआ डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। दूसरा, आपके इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी लाइट क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा पाएगा। समझा पाए, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले।
देखिए रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। देखो क्रिटिकल एंगल के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, वेरी गुड। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा, सेकेंड लॉ को फॉलो करेगा। तो सेकेंड लॉ क्या था, साइन आई बाई साइन आर इज कॉल्ड म्यू, हाँ या ना, था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या था, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर, तो यहाँ डी, यहाँ पे आर। अगर वाटर से एयर जाता है तो यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे ए हो जाता। जिस मीडियम में निकला उसमें आई होगा, जिस मीडियम में जा रहा है उसमें आर होगा। ये डेंसर, ये रेयर। आप लिख सकते हैं ऐसा कि कहाँ से जा रहा है, ये वाटर से जा रहा है एयर के अंदर, ऐसा भी लिख सकते हो। समझा पाए, हाँ या ना। अब आप बताइए क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल आई की वैल्यू और एंगल आर की वैल्यू क्या क्या है। एंगल आर की वैल्यू मुझे पता है 90 डिग्री है, इसमें कितनी है, 90 डिग्री। और एंगल आई को बड़ा प्यारा सुंदर सा नाम दिया गया, एंगल आई आईसी लिखते थे। क्या लिखते हैं हम लोग इसे, आईसी लिखते हैं, ठीक है। तो आईसी के लिए इसमें सी लिख दिया, इसने क्या लिखा है, सी फॉर क्रिटिकल एंगल। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये होगा डेंसर से रेयर, साइन आई के जगह पे क्या लिख दिया है, सी फॉर ये एंगल की वैल्यू कहा गया क्रिटिकल एंगल, सी कहा गया। अब देखो साइन आर के जगह पे कितना डिग्री लिखने के लिए कहा गया, 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी थी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है सभी ने, मैंने ही पढ़ा है, 1। क्या हो गया, 1 साइन सी, हाँ या ना, क्लियर है। अगर मैं इसको उलट दूं, इसको मैं क्या करूं, अगर उलट दूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या था, डेंसर से रेयर जा रहा था ना, ये डेंसर से कहाँ जा रहा था, रेयर जा रहा था, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको उलट के क्या लिख सकता हूँ, पता है ना, पढ़ाया गया है, रेयर से डेंसर, ये हो जाएगा साइन सी, क्या हो जाएगा, जनरली इसको ऐसे लिखा जाता है, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई रेयर से डेंसर। रेयर जनरली एयर होता है, रेयर क्या होता है यहाँ पे जनरली, एयर, और यहाँ से मीडियम, एयर टू मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा, सुन लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये समझा पाए। ये हुआ रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझा पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कह दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास 3/2, इट मीन्स 1.5। यानी लाइट कभी भी हवा से अगर ग्लास में जाती है तो उसका स्पीड 1.5 टाइम्स क्या हो जाता है, कम जाता है। तो बताओ अगर मैं हवा से ग्लास के अंदर जा रहा हूँ तो कितना क्रिटिकल एंगल से अगर मैं वैल्यू, किसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कि इससे अगर थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो लाइट वापस मेरा उसी मीडियम में चलाएगा, कांच के उस पार नहीं जाएगा। ट्रांसपेरेंट कांच है, ज़्यादा होना चाहिए, तो किससे ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे इस जगह के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन सी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर से मीडियम, एयर से मीडियम 3/2, क्या था ये, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, ठीक है। अब मैं बता दूं यहाँ पे साइन 2/3 का जो वैल्यू साइन में आता है, साइन 42 डिग्री आता है, कितना 2 डिग्री आता है। अब कहेंगे सर यही सवाल आपने क्यों करवाया, क्योंकि आगे आप जाके जब प्रिज्म पढ़िएगा ना, तो प्रिज्म के अंदर वो कह देगा ग्लास का प्रिज्म है, तो जैसे आपसे कह देगा ग्लास का प्रिज्म है, आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि जहाँ इंसिडेंट एंगल 42 से ज़्यादा हुआ, लाइट क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आ जाएगी। हाँ देखिए लास्ट जब हम लोगों ने पाथ पढ़ा था ना, पाथ, अब कह देगा क्या, अगर लाइट के सामने मान लो आपको इस तरह का एक इमेजिन कर लीजिए, एक रे है ऐसे करके, और आपसे बता दिया 30 डिग्री, क्या कह दिया आपसे 30 डिग्री। अब कहा इसका पाथ बताओ, प्रिज्म है, पाथ बताओ, रेयर से डेंसर था, मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मुझे पता है लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, लाइट बेंड होगा टुवर्ड द नॉर्मल, हाँ या ना, क्लियर है। आपसे ये कह देगा, कुछ वैल्यू दे दी गई है, मान लीजिए ये भी वैल्यू आपको दे दी है 45 डिग्री, ठीक है,
ठीक है। अब इस जगह पे मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल। क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज़ ये एंगल दिया गया आपका, सपोज़ तीनों एंगल मुझे 60 60 60 दे दी गई है। क्या दे दी गई है, 60 60 60 ट्रायंगल के अंदर। तो ये जैसे ही टकरा ये हो जाएगा 60, इसकी लाइट को ऐसे जाना चाहिए, तो लाइट क्या होगा, ऐसे बेंड होना चाहिए था। आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी, मुझे डायग्राम का वैल्यू याद नहीं आ रहा, 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा वैल्यू 30। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किससे नॉर्मल के साथ बनता है, ये नॉर्मल है 30, तो इसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है, तो लाइट पास हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ इसमें एक दो सवाल करेंगे हम लोग, आपको याद रखना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना होता है 42 डिग्री। यानी आप कांच के बारे में कभी भी बात करेंगे, एंगल जहाँ 42 के बराबर होगा तो 90 डिग्री से पास करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जहाँ वैल्यू 42 से ज़्यादा थी तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब कहा गया, आपने तो ये पढ़ लिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है। अब से सवाल आता है कि क्रिटिकल एंगल पे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल। फैक्टर्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। पहला है वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। दूसरा किस पे डिपेंड करता है आपका, टेम्परेचर। ठीक है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता था, जितना वेवलेंथ ज़्यादा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। हाँ, तो क्या कहा गया था, वेवलेंथ बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और क्रिटिकल एंगल बढ़ता कब है, जब वेवलेंथ बढ़ता है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, वेवलेंथ बढ़ने से क्रिटिकल एंगल भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। इसलिए रेड कलर के लिए क्या होता है, वेवलेंथ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है सबसे, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बढ़ता है अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो। अच्छा नहीं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज द वेवलेंथ, इट इज़ द मोस्ट वायलेटेड। ठीक है, देयरफॉर द क्रिटिकल एंगल, हाँ ठीक है, सही है। डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज विथ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये 2 नंबर का सवाल बनता है यहाँ से। ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बता दिया गया, 100% रिफ्लेक्शन का कंडीशन है ये। ठीक है। अब जो बात कर रहे थे प्रिज्म का कंडीशन की, पाथ कैसे बनेगा। ठीक है, अब पाथ के कुछ सवाल बना लेते हैं। देखिए कुछ डायग्राम आपको कंप्लीट करने होंगे। ये ग्लास है, बात सुनो, ग्लास का प्रिज्म है, तो सबका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको बता दी जाएगी कितना, 42 डिग्री, या फिर हो सकता है ना बताए, हो सकता है कि आपको ना पता। हाँ, आपको समझ आना चाहिए कांच का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, यानी जहाँ क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल 42 डिग्री होगा, रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से निकलेगा, और जहाँ वैल्यू 42 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, 42 डिग्री से इंसिडेंट एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लाइट का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 42 डिग्री से ज़्यादा है तो वो रिफ्लेक्शन करेगा। देखो ये रे ऐसे जा रहा था, पाथ पूरा करना है, तो जैसे इसमें आएगा तो देखो इस पर नॉर्मल भी इसी पे है ना, नॉर्मल भी इसी पे, इंसिडेंट एंगल भी, इंसिडेंट रे भी इस पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, 0 डिग्री, विदाउट डेविएशन चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, विदाउट डेविएशन। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ देखो इस सरफेस का था 90 डिग्री है, ये 90 है, 45, ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 45। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा, नॉर्मल ड्रॉ। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या ड्रॉ किया जाएगा, नॉर्मल। रे हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। मीडियम के अंदर, बात सुनो, इस मीडियम के अंदर नॉर्मल किधर है, अंदर की तरफ। रे कौन है, ये, तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ आई कितना हो गया यहाँ पे, ये 45 है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। बात सुनो, टोटल एंगल 90 होना चाहिए, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल 45 डिग्री कितना हो जाएगा। अब बताइए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है या कम है,
क्रिटिकल एंगल 42 है, ज़्यादा है कि कम है? तो ज़्यादा होने से क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था? इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से भी क्या होगा? वो 45 डिग्री का एंगल बना के निकल आएगा। तो जैसे 45 डिग्री का एंगल बनाया तो इधर के साथ भी कितना डिग्री का एंगल बन गया? 45 45 45 90, तो ये भी क्या हो गया? 90। नॉर्मल भी इस पर लाई करता है, रे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर देखिएगा, अगर रे ऊपर की ओर जा रहा है तो देखो 90 डिग्री है नॉर्मल के साथ, ये 90 है, ये 45 है, तो एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 45। मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना क्या पड़ेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल 90 का होता है, तो ये टोटल भी तो 90 होना चाहिए था, ये 45 लेके बैठा है, तो ये एंगल कितना होगा? 45। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना? 45। तो एंगल आई कितना हो गया? 45। क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया? ज़्यादा। तो क्या होगा? ये भी 45 बना के निकलेगा, यानी ये भी कितना होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सीधा जाके धक्का मारेगा कहाँ? यहाँ पे। अच्छा बात सुनो, इधर देखिएगा 45, ये इधर भी तो 90 होना चाहिए, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45। ये भी कितना हो गया? 45। ठीक है, ये 90, ये 45, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 45। ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 45। ठीक है, इस जगह पे क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। क्या ड्रॉ किया जाएगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल 90 डिग्री का होता है, ये 45 ले लिया, तो कितना डिग्री हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल देखो, ये इंसिडेंट रे दिखाना है, इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना? 45। कहाँ चला आएगा? नीचे। क्यों नीचे आएगा? ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 45। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम, ये 45, तो ये भी कितना होगा? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 45, तो ये हो गया 90 डिग्री। नॉर्मल इसी पर लाई करेगा तो इधर चला आएगा। 2 से 3 नंबर का मिलेगा ये। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर मिटाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, 2 सवाल और करवा रहे हैं। अगर आपको इस तरह का एक प्रिज्म दे दिया गया, सेम क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री ग्लास का, ये 90 है, ये 60 है, तो आपको तीनों एंगल पता होना चाहिए, और मोस्टली टॉप का तो एंगल पता होना चाहिए। ये 90 है, 60, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के 180 आता है, 150 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा देखो, इस पर सीधा आएगा तो सीधा रे ऐसे टकराएगा, ये नॉर्मल पे है, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। इंसिडेंट रे ये है मेरा, नॉर्मल ये है, तो ये एंगल कितना डिग्री बनेगा यहाँ पे? 30। क्योंकि टोटल 90 होना चाहिए, तो 30। अब बता, इंसिडेंट एंगल 30 है, 42 से ज़्यादा है कि कम है? कम है, यानी इसको जाना था ऐसे, लेकिन वो क्या होगा? ऐसे चला जाएगा। ये है इसका पाथ। ऐसा नहीं कि हमेशा अंदर ही जाता है, पाथ को देखना पड़ता है आपको। अब देखिए सेम सवाल यहाँ पे, ये 30 है, 90 है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 60। एक रे ऐसे गया, यानी सीधी सी बात है 90 डिग्री ये होगा, तो ये 90 है, 60 है, तो एंगल कितना डिग्री का होगा? 30। हाँ या ना? यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल तो 90 डिग्री का होता है, 30 ये ले लिया, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? अब बताइए, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे ये, नॉर्मल ये, क्यों? इसके मीडियम में नॉर्मल तो यही है ना, रे और नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? ज़्यादा है कि कम है? तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन तो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा? 60 का एंगल लेके आएगा। ये 60 का एंगल लेके आएगा, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 का होगा। 30 कितना हो जाएगा? तो ये कितना एंगल हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ये ऑलरेडी हो जाएगा 60 इस जगह पे, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे? टोटल 60, ये 90 है, ये एंगल हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा एंगल? क्यों? ये एंगल सीधा जाके स्ट्राइक कर रहा होगा यहाँ पे नॉर्मल, ये 30 है। बात सुनिएगा, अगर इस पॉइंट पे मुझे टच करना हो तो इस जगह पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, हाँ या ना? तो नॉर्मल यहाँ पे 90 बना रहा है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा? 60। तो यहाँ पे 60 बनाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। वेट, जैसे यहाँ पे एंगल 60 लेके आ रहा है,
होगा मेरा इंसिडेंट रे, ये है मेरा नॉर्मल, इसके साथ एंगल बनेगा 30 डिग्री, इसके साथ एंगल कितना डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का। और ये रे जाना चाहता है ऐसे, लेकिन जा पाएगा कैसे, ऐसे, इस बात को फॉलो करेगा वो। देखो फिर से बता रहे हैं, रे ऐसे गया, सपोज ऐसे था ना, ये रे ऐसे गया, हाँ या ना, तो इधर के साथ एंगल कितना डिग्री था 30 डिग्री, नॉर्मल ड्रॉ मैंने किया, तो इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना दिया 60, ये ऑलरेडी 30 था, तो मैं यहाँ से 60 का एंगल बना के रिपीट करेगा, हाँ या ना। ये जब 60 हो गया, ये 30 है, तो ये एंगल भी कितना डिग्री का होगा, टोटल एंगल 90 था ना, ये 60 है तो एंगल कितने का बचेगा 30 का। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, तो नॉर्मल कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90, लेकिन 30 कितना हो गया 30 कितना हो गया 60, तो टोटल एंगल 180 के लिए कितना चाहिए होता है 180 माइनस 60 कितना होगा 120, तो 120 में 90, तो यही एंगल हो गया ना, ये एंगल हो गया 90, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो गया 30 होगा। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री हुआ, 30 इंसिडेंट एंगल 42 से कम है कि नहीं, ये जाना चाहता था इधर, लेकिन क्या होगा आवेदन नॉर्मल के लिए किधर जाएगा, इधर चला जाएगा। ये है पाथ, किस तरह आप किसी प्रिज्म के अंदर पाथ फॉलो करवाएंगे, समझा पाए। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर में क्या डिफरेंस है। प्लेन मिरर में कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्शन, देखो प्लेन मिरर अगर विड्थ है उसके अंदर, तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन भी होगा रिफ्लेक्शन भी होगा, परंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर सिर्फ क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आजकल के टाइम में आप लोग वाईफाई तो घर में यूज़ करते होंगे, तो बहुत बार अभी जो नया सिस्टम का वाईफाई आया उसमें क्या क्या आया था, ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर 100% उसका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत ही कम होती है, यानी उसमें एंगल बहुत ही कम होता है, तो कोई भी रे टकराता है तो मोस्टली रे क्या होता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होते हैं, तो टकरा के उसी के अंदर आ जाते हैं, बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो अंदर ही घूमते रहते हैं। सेम काम होता है डायमंड के लिए। देखिएगा सपोज ये आपका डायमंड है, सपोज कि आपका ये डायमंड आपको दिया गया, तो डायमंड इतना क्यों चमकता है, कहा जाता है कि डायमंड की जो चमक है उसके तराशने पर डिपेंड करती है। आप जब डायमंड को तराशते हैं ना, उसके अंदर जो कट्स और जो एंगल होते हैं बहुत ज़्यादा वायलेट, आप कह सकते हैं वाइटल होते हैं। कांच को भी अगर अच्छी तरीके से तराशा जाए तो वो कह सकते हैं कि हीरे की तरह चमकता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ना, दोनों में अंतर है आपका क्रिटिकल एंगल का। कांच के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी निकली थी 42 निकली थी कि नहीं, हम लोगों ने देखा था। अगर मैं आपको डायमंड का क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताने जाऊँ तो डायमंड की क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 25 डिग्री अप्रॉक्स, मान के चलो 25 डिग्री, यानी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है। तो लाइट किसी भी एंगल से टकरा के इंटर कर जाता है ना, अब अंदर टकरा के जब निकलना चाहेगा तो उसकी हमेशा इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 25 डिग्री से ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होती है तो रिफ्लेक्शन को टकरा के इधर आएगा, फिर टकरा के देख रहा है फिर ज़्यादा है, फिर टकरा के इधर जा रहा है, फिर टकरा के इधर जा रहा है, यानी लाइट अंदर ही अंदर क्या हो रहा है घूम रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो लाइट अंदर में 50 से 60 बार टकराता है तो जाके एक बार निकलता है। अब इमेजिन करो मेरे अंदर लाइट आ रहा है, 10 से लाइटें चली आई और अंदर ही घूम रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो कैसा होगा, अंदर में एकदम लाइट हॉलोइंग टाइप में नहीं दिखेगा, अंदर में हॉलो टाइप में लाइट दिख रहा है, तो वैसा फील होता है। तो डायमंड इसलिए ज़्यादा चमकता है क्योंकि डायमंड की क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत ही कम होती है, समझा पाए। तो इसलिए इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही कम एंगल में हो जाएगा। तो हम लोगों ने लाइट का ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया था, आपका चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे लेंस पढ़ना है, नोट कर लीजिए यहाँ पर।